हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर। और ये डॉट वीडियो आज का जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ अपने आप में अलग है। सारे सॉल्यूशन आपको छोटे छोटे मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, एक पॉइंट है जहाँ जिस चीज़ के बारे में मैं आपको पहले भी बताया हूँ किसी वीडियो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बातें मैं कहा हूँ कि आप जिस चीज़ को हमेशा देखते आए हैं जरूरी नहीं ये चीज़ें वैसी ही हो। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। जहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं हम लोग के पास एक चीज आती है दिमाग में, बात ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सालाना ही हो सकता है। क्यों सालाना हो सकता है, ईयरली क्यों नहीं हो सकता है, क्यों इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाफ ईयरली आपने सुना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वार्टरली सुना है, ईयरली सुना है, 2 ईयर में एक बार भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ बात इस तरह की। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले लिया हूं, तो आप वीडियो को देखिए और समझिए किस किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, कैसे क्वेश्चन इजी होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको और समझिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन है जो 2 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 16 गुना हो जाता है, तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब क्या बात हो रहा है, बात ये हो रहा है कि अगर यहाँ फेयरली कैलकुलेट होता है 2 साल तक, इसका मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं बातें, तो 1 साल हो गया और ये 2 साल हो गया, ठीक है। इसका मतलब 2 बार 1 साल में कैलकुलेट हुआ होगा, हाफ ईयरली अगर हुआ होगा तो, और इसके बाद फिर से यहाँ 2 बार कैलकुलेट हुआ होगा। हर एक साल में कितने बार कैलकुलेट होता है, 2 बार कैलकुलेट होता है। और इस तरह से हम 2 साल तक पहुंच गए हैं। आपसे सवाल बोल रहा है कि ये इस तरह से हाफ ईयरली जब कैलकुलेट होता है तो 2 साल में कितना गुना हो जाता है, 16 गुना। मतलब अगर 1 रुपया आपने लगाया होगा तो वो 16 रुपया हो गया है। लेकिन कैलकुलेट कितने बार हो गया हुआ है। हमेशा मैं बताता हूं कि आप इस पे मत फोकस कीजिए कितने साल की बात कही है, आप इस पे फोकस कीजिए कितने बार कैलकुलेट किया गया है। इससे हमारा मैटर मतलब होता है। हम जितने सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, जितने सारे शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ते हैं, वो कोई इस पे डिपेंड नहीं करता कितनी ईयर के लिए दिया गया, कितने मंथ के लिए, किस पे डिपेंड करता है कितनी बार कैलकुलेट किया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही चीज एक ध्यान रखनी होती है, क्योंकि साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साल में 1 बार कैलकुलेट हो तो साल में 2 बार या फिर साल में 10 बार, बात सेम होती है, लेकिन इसमें अलग अलग होती है। अब देखिए 4 बार कैलकुलेट हुआ होगा, तो अगर आप बात करेंगे यहाँ से यहाँ 2 बार का, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब 1 से कितना हो गया होगा 4। और अगर यहाँ पे बात करेंगे इसका मतलब 1 से कितना हो गया होगा 1 2। अब एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार जब कैलकुलेट किया गया था तो 1 रुपया लगाया था आपने, तो वो 2 रुपया हो गया था, मतलब ब्याज 1 रुपया मिला था। मतलब जितना आपने लगाया था ब्याज उतना मिल गया था। इसका मतलब आपको पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 100%। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% हाफ ईयरली है, साल में 2 बार कैलकुलेट किया गया और एक ही बार में हमको ब्याज मिल गया 100%। इसका मतलब पूरे 1 साल की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200%, जिसको क्या बोलेंगे आप फ्रैक्शन में 2। इसका मतलब हुआ 1 साल में किसी भी उसी धन पे जो ब्याज मिलेगा वो 2 रुपया मिलेगा, मतलब वो धन कितना हो जाएगा 1 साल में 3 रुपया। और अगर 1 साल में 3 रुपया हुआ तो आपको 27 गुना करना है। कितना गुना करना है, 27 गुना। 1 साल में कितना गुना हुआ, 3 रुपया, मतलब 3 गुना, 1 रुपया लगाया था आपने, तो इसका मतलब पावर 3 करेंगे तो पता चलेगा जो धन आपने लगाया था 1 रुपया वो 3 साल में 27 गुना हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपने देखा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 से ज्यादा है, तो ये चीजें आपको बड़े अच्छे से समझनी है। यही चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान took a loan from the bank at 8% per annum and was supposed to pay ₹2240। सुल्तान है वो क्या करता है 2240 रुपया उसको पे करना है, बैंक से लोन लेता है और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसको हर साल कुछ ना कुछ पे करना होता है और 4 साल में उसको सारा हिसाब करना होता है। तो आपको बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि वो हर एक साल कितना कितना पे करेगा और हर एक साल बराबर पे कर रहा है। तो सबसे पहले बात है इस बात की कि इस पूरे क्वेश्चन में ना ही आपसे साधारण ब्याज की बात किया है, ना ही आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की बात की, किसी की बात नहीं किया। वो नहीं बोला कि आपको ब्याज क्या लग रहा है, तो हम साधारण ब्याज लेकर चलेंगे। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ। मान लेंगे कि वो 4 बार पे कर रहा है, तो 4 बार और चारों बार 100 रुपए का पेमेंट कर रहा है। कितना का पेमेंट कर रहा है, 100 रुपए का पेमेंट कर रहा है। तो आप मुझे बताइए अगर आखिरी में उसे 2240 रुपया पे करना है, तो आखिरी में तो पे होगा दे रहा है, तो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, तो इसको आखिरी में पे करवाइए। यहाँ से उसने पैसा उधार लिया था,
अब देखिए आखिरी में पे कर रहा है, मतलब यहाँ पे आकर हम बोलेंगे सारा पैसा पे कर दो, जब ये पेमेंट देना होगा, आखिरी पेमेंट देना होगा, उसी टाइम तुम सारा पेमेंट कर दो। इसके लिए क्या करना होगा, इस पेमेंट को 1 साल के लिए रोक के रखेगा और इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा, उसको ब्याज उसको देना पड़ेगा 1 साल का। इस पेमेंट को 2 साल के लिए रोकेगा और इस पेमेंट को 3 साल के लिए रोकेगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये यहीं पे चुकाना था, यहाँ से तो ब्याज इसको ले चुका, यहीं पे चुकाना था, इसको 3 साल के लिए रोक दिया गया है। 1 साल रोका, यहाँ पहुंचा, 1 साल रोका, यहाँ पहुंचा, 1 साल रोका, यहाँ पहुंचा। उसी तरह से इसको 2 साल के लिए रोका गया, इसको 1 साल के लिए, अब सब ड्यूज यहाँ पे आकर जमा हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा 8% के हिसाब से 108, और ये कितना हो जाएगा 116, और ये कितना हो जाएगा 124। मतलब आखिरी साल उसको ये सारा पैसा पे करना होगा, और ये सारा पैसा आज कितना जाएगा आपका, ये हो गया 8 और ये हो गया 4 और ये हो गया 448 रुपए आखिरी में उससे पे करना होगा, अगर वो 100 रुपए के हिसाब से पे करता है तो। लेकिन सवाल कर रहा है 448 नहीं पे करना है, उसको पे कितना करना है 2240। देखिए इसका कितना गुना है 5 गुना, इसका मतलब उसका पेमेंट भी क्या बनेगा 5 गुना बनेगा। इसका मतलब सारा इंस्टॉलमेंट कितने का था, वो 500 का था। अब इस क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट तरीके से पूरा बताया हूँ, इसका डिटेल देखिए, जब जितना भी वीडियो में बना रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे तरह के क्वेश्चन, एडवांस का ज्योमेट्री छोड़ दीजिए क्योंकि वो भी पढ़ा रहा हूँ, अलजेब्रा छोड़ दीजिए, नंबर सिस्टम छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे चीजों में पढ़ा चुका हूँ, एलसीएम में छूटा हुआ है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट मैं वहां पे क्लियर किया था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, तो आप वीडियो को देखिए। और जिनका ये वीडियो है, जिनका ये क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड हो रहा है, उनको तो ये चीजें देखनी है। जो इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं वो जरूर देखिए, क्योंकि जब दोबारा इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, और ये सब क्वेश्चन, ये सब कॉन्सेप्ट जो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में, ये चीजें वहां पे जब आएगी ना, तो आपको एक रिवीजन के तौर पे मिलेगा और आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको मान के चलिए कि अगर उस टॉपिक से मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो वो 20 क्वेश्चन में से आपको 5 या 10 ही आगे जाके दिक्कत होने वाले हैं। और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे कि टॉपिक में पढ़ा है नहीं, जब आएगा समय तब पढ़ूंगा, तो मान के चलिए 20 तो डाउट आपके भी आने वाले हैं और प्लस कुछ और डाउट आने वाले हैं। तो आप बेटर है इसको, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नोट डाउन कीजिए, सिर्फ वॉच कीजिए। जो ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं और उनके टॉपिक का सवाल आता है, तो आप वॉच कीजिए, एक रिवीजन हो जाएगा, जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो उसके लिए। और जो देख चुके हैं टॉपिक, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनसे भी एक बात बता रहा हूँ कि आप भी क्या कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, समझिए कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। हो सकता है आप शॉर्ट तरीके से सीखे हैं, आपको क्वेश्चन पूरा याद है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे, ये समझ के कि आपको नहीं आता है, तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ जाए जो मैं नहीं बोला हूँ अभी तक, और वो जो बता रहा हूँ उससे भी छोटा हो, क्योंकि आप भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, और मैं भी सीखता हूँ पढ़ाने के लिए, तो दोनों सीख ही रहे हैं। अब चलिए इसका छोटा तरीका बताता हूँ। देखिए कभी भी इस तरह का इंस्टॉलमेंट साधारण ब्याज का आए और आपसे सवाल ये पूछे कि 4 साल बाद या 4 बार बाद, तो ब्याज कितना % देना होता है उसको समझिएगा। तो आप देखिए, अगर 1 साल या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 100 मानना है, हमेशा इंस्टॉलमेंट फिक्स है ये, तो 8% देंगे, मतलब आप कितना देंगे 100 पे 8। आप बताइए 4 बार आपको देना है, तो आपको करना क्या है कि इसमें से एक कम कर लेना है, 3 कर लेना है, और इसको लगातार जोड़ देना है, 1 + 2 + 3। अगर कहेंगे सर 10 रहेगा तो आपको तो फॉर्मूला पता है ना 1 से 9 तक का सम का, तो आप इसका सम का फॉर्मूला निकालिए ना, 3 तक आपको निकालना, 4 साल है तो 3 इंस्टॉलमेंट देना है आपको, मतलब 1 इंस्टॉलमेंट तो आखिरी है जिस पे आपको ब्याज देना है, नहीं ब्याज कैलकुलेट करके बताया आपको। तो कितना हो गया आपका, टोटल 6 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल 6 बार आप या 6 टाइम्स आप ब्याज देंगे, या 6 साल का ब्याज आपको लगेगा, या 6 बार का ब्याज लगेगा 8% के हिसाब से, तो आपको 48 का ब्याज लग जाएगा, 48 का ब्याज लग जाएगा। और आपको इंस्टॉलमेंट कितना लेने बोला था मैं 100, तो 100 पर 48% ब्याज देंगे, मतलब 48 रुपये का ब्याज लगेगा। डायरेक्टली आप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको 8 से गुना कर लेते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप गुना कर लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि 100 तो मैं मान के बोल ही रहा हूँ, और यहाँ पे 8% है तो 8 ही आएगा उसका ब्याज। तो आप बताइए कि 4 ये कितना हो गया, 48 रुपये आपको ब्याज देना है, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 400 और देना है, मतलब टोटल 448 रुपये देना, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, आपको पता करना है इंस्टॉलमेंट कितना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, क्वेश्चन कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 12960 इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जो ब्याज होता है उसकी बात कर रहा है। थर्ड ईयर में जो सीआई है उसकी बात कर रहा है, कितना है 12,960 रुपया है, और बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया गया वो 12.5% से, फिर 6.2/3% से, और फिर 7/7%। फिर तो आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। अब इस सवाल को देखिए, अगर यहाँ पे ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं रहता
तो मैं डायरेक्ट आपको बताता इसका, ठीक है। कैसे डायरेक्ट बताता आपको बता दे रहा हूँ, समझिएगा। इन दोनों का कंबाइंड कर लेता सक्सेसिव लगा के, और ये आपको 2 साल का ब्याज मिल जाता उतना %, ठीक। फिर इसका इसके साथ कंबाइंड करता और ये 3 साल का ब्याज मिल जाता उतना %, और 3 साल के ब्याज में से 2 साल के ब्याज को माइनस करता तो आपको पता चल जाता इतना % ब्याज लगा है, और उतने % ब्याज की वैल्यू देख के 100% आप निकाल लेंगे तो आपका फ्रेश फंड मिल गया। क्लियर। लेकिन अगर बातें इस तरह से हो कि यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करने चलेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला, फ्रैक्शन है। जब 10 20 30 इस तरह का रहता हो तो उस तरह वो फार्मूला आप लोग यूज करते हैं, सक्सेसिव का बड़ा आसान होता है। लेकिन इस तरह की चीजों में आपको क्या करना, फ्रैक्शन लेना। तो आप इसका फ्रैक्शन मुझे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा 1/8 हो गया। अब अच्छा इसका फ्रैक्शन आप बोलिए तो कितना आ जाएगा, 6 18 तो 20, 1/15 हो गया, और इसका क्या हो गया 1/14। इसका मतलब हुआ कि ये जो ये बात समझ रहे हैं आपकी, ये जो रेट दिया हुआ ये पहले साल का हो गया रेट, ये दूसरे साल का रेट दिया हुआ, थोड़ा सा क्लियर नहीं लेकिन आपको समझना है, और ये तीसरे साल का रेट है। 3 रेट है तो इसीलिए दिया है, तीनों साल अलग अलग रेट लग रहा है। अब अगर एक पहले साल रेट इतना लगा है, इसका मतलब 8 से पहले साल कितना हो गया होगा धन 9, दूसरे साल कितना हो गया होगा 15 से 16, और तीसरे साल 15 से 14 से 15। अब एक बात हमें बताइए, ये मैं लिखा हूं कि क्या है, तो कहने से ये तो आपका नया मूलधन है, जो मिश्रधन है पहले साल का वही तो नया मूलधन होगा। और अगर इन दोनों की बात करूंगा तो कहने से 2 साल में टोटल जितना धन हो गया वो है। तीसरे साल ब्याज लगेगा क्या भाई, इसी पे लगेगा तीसरे साल ब्याज, और तीसरे साल ब्याज लग कितना रहा 1/14, तो सिर्फ ब्याज ही तो हमें मतलब है, तो हम इसके मतलब नहीं करेंगे, हम ये हो गया हमारा यही ब्याज दिया हुआ है, हमारा यही हो गया टोटल ब्याज। फिर से समझिएगा, ये आपका पहले साल ब्याज लगने के बाद धन हो गया है, जो भी अमाउंट है पहले साल ब्याज को टोटल अमाउंट कितना हो गया, फिर आपने इसमें ब्याज लगाया दूसरे साल, अब ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, इतना हो गया, और 2 साल में टोटल अमाउंट अगर इतना हो गया तो तीसरे साल ब्याज कितना मिल रहा है 1/14 तो ब्याज मिल रहा है, तो दूसरे साल जितना धन है उसका 1/14 यही तो ब्याज मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 8 से 2 गया, 2 से 7 गया, और ये कितना हो गया 3 5 और ये 3, मतलब 5 दिया 15, सॉरी 7 5 35, मतलब आपको आ गया 3/35। इसका मतलब 35 का प्रिंसिपल है तो ब्याज कितना मिल रहा है 3, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,960, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 4 12, 3 3 3 दूना 6 इतना, और 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतना गुना 35, गुना कर लीजिए एक बार मेरे साथ, कितना आ जाएगा 0 0 7 12 11 और 70 दूनी 140 और 11 कितना 151, तो इतने रुपए का प्रिंसिपल था। अब बार बार वीडियो को देखिए, एक बार में नहीं समझ में आती है बातें, बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आपको बहुत क्लियर होगा। इसमें और भी आगे स्टेप कर सकते हैं आप, मतलब इसको यहाँ से भी आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, मतलब स्टेप बढ़ेगा। आप पहले पूरा 3 साल का धन निकाल लीजिए, उसके बाद फिर 2 साल का धन निकाल लीजिए, दोनों केस में आप देखिए प्रिंसिपल बराबर है कि बराबर नहीं है तो बराबर कीजिए, और फिर ब्याज को माइनस कीजिए, वो भी यही तरीका और रिजल्ट यही आने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी कुछ भाग वायुयान से। देखिए इस क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम में बैठे इस तरह का सवाल आ गया है तो आपको सवाल बनाना नहीं है, पढ़ना और टिक मार देना है। कैसे बताता हूँ आपसे, सवाल क्या पूछ रहा है लास्ट में, सवाल आप पढ़ लीजिए, लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि जो जलयान मतलब शिप के द्वारा जो टाइम लगा है, जो स्पीड है शिप का, जो डिस्टेंस कवर किया आपको बताना है। आपको देखिए अगर शिप कुछ भी डिस्टेंस कवर करेगा तो अपना स्पीड गुना अपना टाइम, इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसमें स्पीड गुना टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। और ऑप्शन फर्स्ट है वही एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी में देखिए सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो 20 × 12 240 नहीं दिया हुआ है, 30 × 18 नहीं दिया हुआ है, 23 × 17 नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन एक करेक्ट है। बनाएंगे कैसे इसको, तो आप देखिए बोल रहा है 2560 किलोमीटर की दूरी है जिसको 3 तरीके से तय की गई है। पहले प्लेन के द्वारा, एयर के द्वारा, उसके बाद आपको द्वारा शिप के द्वारा, और लास्टली आपको कार के द्वारा तय किया गया है। अब इसमें बहुत सारी बातें कर रही है। इसका कारण है कि जो स्पीड का जो रेशियो है, टाइम टेकिंग टाइम का जो रेशियो है ये 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसके बाद आपको स्पीड का भी रेशियो दिया हुआ है, जो एवरेज स्पीड है इसका रेशियो दिया हुआ है। अब एवरेज स्पीड हो चाहे स्पीड हो एक ही बात है। अब ये रुकने बैठेंगे तो बात करने रहा है कि अलग अलग एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो ये स्पीड का रेशियो हो गया। एक बात और कही है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ होल ट्रिप इज 64 km/h, पूरी एवरेज स्पीड दिया हुआ किसका, पूरे का
तीनों का मिलाकर एवरेज स्पीड देखा गया तो इतना है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका सीप जो है इसको कितना टाइम लगा, क्या इसके स्पीड से और क्या दूरी देगी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो अभी सवाल ही समझा रहा हूँ। अब बताइए कि टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है, इस हिसाब से आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे तो कहेंगे सर हाँ 20, 4 और 40। अब अगर डिस्टेंस का रेशियो आपको पता चल गया है, डिस्टेंस का रेशियो आपको पता चल गया है तो एक बात बताइए 20, 4 और कितना हो गया ये टोटल, तो आप देखेंगे कितना 64 और 64 की वैल्यू कितनी दे रही है डिस्टेंस 2560, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई इतना किलोमीटर, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 40 किलोमीटर। तो आपसे बात करूंगा ये डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस है, इसका मतलब इतना गुना 40 किलोमीटर ये दूरी तय किया है। यहां से ऑप्शन आप मार सकते हैं 160 किलोमीटर वाला जो है ऑप्शन ए, लेकिन मैं पूरा बता रहा हूं। अब बात कर रहा हूं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना यूनिट है 64 यूनिट है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है 64 यूनिट और टोटल टाइम कितना है तो आप कहेंगे सर 1, 4, 5, 10 यूनिट। इसका मतलब 64/10 की वैल्यू 64 दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ये एक यूनिट जो स्पीड है उसकी वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। सब में जीरो लगा दिए सबका निकल जाएगा, ठीक है। इसमें तो 40 से गुना करके सबका निकलेगा, सिर्फ का नहीं। अगर इसमें सवाल कॉम्प्लिकेटेड करता तो स्पीड किसी और को पूछ लेता, टाइम किसी और को पूछ लेता, ऐसा कर सकता है, ठीक है। ये तो सीधा क्वेश्चन क्या है का सारा कुछ पूछा है। अब यहां से आपको निकालना है टाइम, तो 10/10 कर लीजिए, आपका टाइम आ जाएगा 60 और नहीं हाँ यही कर लीजिए और क्या कीजिएगा, क्यों जबरदस्ती कहूंगा। कितना आ गया टाइम 160 बटे आपका कितना आ गया 16, तो आपका 16 आवर्स का टाइम हो गया, इतना हो गया स्पीड और ये हो गया आपका डिस्टेंस। इसमें ये पूछ लेता स्पीड, ये पूछ लेता टाइम, ये पूछ लेता डिस्टेंस, ऐसा भी करता तो भी सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम डेटा रहेगा और सेम इंफॉर्मेशन, सेम स्टेप, सारा कुछ सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो टॉपिक चेंज है। क्या टॉपिक है आपका देख लीजिए आप। क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि कंटेनर contains 71.2 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 20% ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। इसके बाद आगे बात कर रहा है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n फॉर व्हिच द मिल्क कंसंट्रेशन बिकम्स लेस देन 46.8%। समझिएगा क्या सवाल कर रहा है। आप इस तरह का कांसेप्ट छोटा सा बता दे रहा हूं, हालांकि मैं बार-बार कहता हूं इस तरह के सारे कांसेप्ट जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके सारे कांसेप्ट मेरे पुराने वीडियोज में अवेलेबल हैं और बहुत पुराना वीडियो नहीं, मैं खुद ही 5 महीने से 4 महीने से वीडियो बना रहा हूं तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखिए क्या सवाल होता है, कोई भी मिश्रण है उसमें से कुछ निकालेंगे और उतना ही अमाउंट डालेंगे, तो जिसको आप निकाल रहे हैं या जो एक मेन अमाउंट जो लिक्विड उसमें होगा या जिस लिक्विड को आप वापस नहीं डाल रहे हैं, अगर मिल्क वाटर है मिश्रण है, आप इससे मिक्सर निकाल दिया और लेकिन वाटर वापस डाल रहे हैं, मतलब ये एक ही बार छेड़ा जा रहा है, तो इस पे बड़ा अच्छे से सवाल आप कर सकते हैं क्योंकि बार बार सिर्फ निकलेगा बेचारा, इसकी कोई गलती नहीं है लेकिन बार बार इसे भुगतना पड़ता है। तो सवाल आप देखिए अगर 20% निकल रहा होगा तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि अगर m और w का रेशियो है तो इस 20% निकलने का मतलब m भी 20% निकलेगा, w भी 20% निकलेगा और ये टोटल भी 20% ही निकलेगा। आगे समझ में बात, तो 20% निकलने का मतलब होता है 1/5 मतलब 5 में से 1 निकल गया और बचेगा कितना 4। अगर एक बार ऐसा करेंगे तो बार बार तो यही निकल रहा है, इसका मतलब अगर 2 बार करेंगे तो फिर से अगली बार 5 से 4 होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसी टाइप की बात हो गई है। तो 2 बार में इतना हो जाएगा, 3 बार में कितना हो जाएगा, 125 लिख दे रहा हूं और ये 64 लिख दे रहा हूं। आपको बोल रहा है कितने बार निकाला जाए बार बार ताकि कंसंट्रेशन 46.8% से कम हो जाए, किसका मिल्क का, जो मिल्क है। तो आप देखिए ये इसका 62 आ रहा था, 62 से अभी भी ज्यादा है, कम नहीं हुआ है, मतलब एक बार और निकालेंगे और 4 बार करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, कंसंट्रेशन इससे नीचे आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 4, जितना पावर उतना बार निकाला गया, जितना बार निकाला गया वही है। क्लियर है बात? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपसे दिमाग में एक सवाल आएगा जो कि अगले क्वेश्चन में आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
इसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू दिया हुआ था वो इसका यूज नहीं था कहीं भी, अगर पूरा प्रोसेस से बनाता तो यूज आता। Vessel is full of vinegar. 35 liter of vinegar is taken out and replaced by water. This process is replaced 3 more times. Find the final amount of vinegar in the vessel. If at the end of the ratio of the vinegar and water becomes 6 to 5 ratio 6:1। बोल रहा है कि विनेगर का एक बड़ा सा बर्तन में विनेगर रखा हुआ है और उसमें से विनेगर हम कुछ निकालते हैं, बदले में वाटर डाल देते हैं और इस तरह से हम कुछ बार ऐसा करते हैं, कुछ बार है ना, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम, 4 बार, 3 मोर टाइम, मतलब एक बार क्या 3 बार और करना है, 4 बार ऐसा आप करते हैं और 4 बार आप करते हैं तो आपको पता चलता है फाइनली कि जो आपका आपसे पूछ रहा अंत में विनेगर कितना, और शुरू में बोल रखा है कि आप विनेगर निकालते हैं कितना है 35 लीटर विनेगर आप निकाल लेते हैं, 35 लीटर विनेगर आप निकाल लेते हैं और इस तरह से ऐसा होता है। एक बात समझिएगा, जितना अमाउंट आप निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, मतलब टोटल मिक्सचर किसी भी पॉइंट पे आप चेक कीजिएगा एक बार कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद तो आपका वही रहेगा। मतलब यहाँ से अगर बात करूँ मैं कि अगर विनेगर इतना है, वाटर इतना है, तो आप बताइए विनेगर कितना और टोटल कितना, तो कहेंगे सर विनेगर 625 और टोटल 1296, यही रेशियो है। मैंने क्या बोला था, परसेंटेज में बात करेंगे या फ्रैक्शन में बात करेंगे, टोटल से हम कंपेयर करते हैं कितना निकाले हैं, टोटल से, टोटल इतना तो उसमें से हमने इतना निकाला था, कितने बार में 4 बार में, इसका मतलब इसका 1/4 कर दे तो हमको पता चल जाएगा एक बार में कितना निकला था, पता चलेगा कि नहीं। और ये देखिए 36 का होता है तो 6 और ये 25 का है तो 5, मतलब 5 से ये जो 5 बचा था वो ओरिजिनली 6 था, शुरुआत में 6 था जिसमें से 5 बचा था विनेगर, टोटल मिश्रण 6 था, मतलब कितना निकला था 1/6 निकल गया था, जिसकी वैल्यू सवाल में बोल रखी है 35। या डायरेक्टली ऐसे भी कीजिए, कितना निकला है देख लीजिए 6 में से, तो कहेंगे सर 1 निकल गया और 1 की वैल्यू आपको बोल रहा है सवाल में कितना है 35 लीटर है। कितना निकाला था आपने स्टार्टिंग में 35 लीटर, इसका मतलब अगर 35 लीटर आपने निकाला है तो शुरुआत में कितना था उसमें, तो कहेंगे सर ये तो 6 यूनिट था, इसका मतलब कितना आ गया, टोटल विनेगर जो स्टार्टिंग में था वो 210 यूनिट का था, 210 लीटर का था, कितना है 35 लीटर है ना, तो 210 लीटर का था। आपसे पूछ रहा आखिरी में कितना बचा है, तो आखिरी का तो रेशियो आपको दे ही रखा है, आखिरी विनेगर कितना है 625, कितने में टोटल 1296 में, तो कितना विनेगर बच जाएगा एग्जैक्टली, तो आपको ये सोल्व कर लेना। और ये कितना का लगभग बता रहा हूं, इसका 2 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है तो 100 से थोड़ा सा कम आएगा, 105 के आसपास से थोड़ा सा कम ले लीजिए। आपको ऑप्शन देखिए कितना है 101.27 है, तो आपका 101.27 लीटर ही आएगा, है कि नहीं बात सही है ना। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, आप ही के द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन, और बड़े अच्छे से मैंने क्वेश्चन को आगे पीछे अरेंज किया है। क्वेश्चन हमेशा कोशिश करता हूं इस तरह से ताकि आपको लेवल अगर स्टेप बाय स्टेप मिलता है, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं तो आपको फायदा होगा। पहला क्वेश्चन तो देखा था आपका सेम टाइप का था, उसमें सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ और बातें थी, अब इसमें कुछ और बातें आ रही हैं। इसमें क्या बातें आ रही है, सवाल पढ़िए, कह रहा है वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद मिल्क, 27 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, अगेन 15 liter of mixture is taken out and replaced by water. Now concentration of the milk in the mixture is 71.11%. परसेंटेज में बात किया है कितना बच गया है, 71.11% बच गया है, कितना बच गया है परसेंटेज में वो बात किया, तो फ्रैक्शन में आप बोलेंगे तो बोलेंगे 71/100 बचा होगा। क्लियर बात है कि नहीं। और आपको मैंने क्या बोला है कि जितना भी आप लेग निकाले हैं, जितना भी आप निकाले हैं उसको माइनस कर दीजिए, टोटल में जितना बचा है उसी को हमेशा लेकर चलना है, नए वैल्यू को लेकर चलना है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें बढ़ती है तो नए वैल्यू को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे सब उसी तरह से बातें चलेगी। इसमें घट रही है तो भी कोई बात नहीं, नए वैल्यू लेंगे। तो अब देखिए मान लीजिए स्टार्टिंग में x था तो आपने 27 लीटर निकाल लिया, तो कितना बचा होगा, इतना ही बचा होगा ना, जितना निकाला बटा जितना बचा, यही तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर 27 ही निकालता तो पावर 2 करते या 2 बार गुना करते, अगली बार 15 निकाल रहा है, अगली बार कितना निकाल रहा है 15 निकाल रहा है। अच्छा आप ये सोच रहे सर x फिर आप यूज कर दिए, x क्या है पता है आपको, x टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर है। ये कोई पर्टिकुलर आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही है कि सिर्फ दूध है तो सिर्फ दूध स्टार्टिंग में था और वही टोटल मिक्सचर में था, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ दूध है उसमें बर्तन में, तो बर्तन में अगर पूरा सिर्फ मिल्क है तो यही मिल्क को मैंने बोला है कि x है टोटल। तो आपने क्या किया, इसमें से 27 दूध निकाल दिया और 27 पानी डाल दिया, टोटल मिक्सचर कितना आ गया 1 लीटर।
या x के ही जो भी कही अमाउंट x ml, तो ये x हमारा टोटल ही है, तो टोटल में से कितना निकाल लिया आपने, इसमें 15 निकाल लिया। अब इसी की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी, अब बस ये इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 42x प्लस कितना आ गया 10 40 आ जाएगा ना, और बराबर यहाँ डेसिमल बैठा देंगे तो 0.7111 x स्क्वायर। देखिए इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप सोच रहे हैं सर इसको सोल्व कैसे करें, तो सोल्व इसको नहीं कर सकते हैं आप। एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड, इतने कॉम्प्लिकेटेड कि इस तरह की बातें कर रही हो आपसे, तो ऑप्शन जरूर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये x स्क्वायर इसमें से आगे घटेगा तो क्या बचेगा 0.288 और 9 इतना ही तो उत्तर बचेगा ना। तो इतना x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 405 बराबर 0 है। अगर इस तरह से एग्जाम में कभी आ जाता है तो आपको क्या करना, आपको ध्यान देना है कि जो ऑप्शन आपका दिया हुआ उस ऑप्शन को यहाँ से देखें, क्योंकि दो नंबर इसमें फैक्टर होंगे, 42 के अंतर पे दोनों रहेंगे, 42 के अंतर पे दोनों रहेंगे ना। तो आप देखिए इसको 42 के अंतर पे अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर 3 इससे मैं हटा लेता हूँ तो कितना बच जाता है 3 3 3 5 15, इतना ही बचता है ना। तो अब देखिए इसका अंतर में कोई ऑप्शन है आपका, क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए कर रहा हूँ 405 की तुलना में बहुत कम है, एक से भी छोटा है, तो इससे उतना अंतर नहीं पड़ेगा। तो आपको देख लेना है कि 3 तो हो नहीं सकता, 3 तो निकाल नहीं सकता है। अच्छा इन दोनों का अंतर 42 नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा और नजदीक लाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से जो बड़ा वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा ऑप्शन से हिंट लीजिएगा, इस तरह कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है तो, नहीं तो राउंडिंग का 0.7 इसको लिखकर राउंड कर दिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से डाउट वीडियो लेकर आ रहे हैं, और उसमें कुछ और अलग तरह के सवाल रहेंगे आपके द्वारा पूछे हुए, तो आप ऐसे ही सवाल पूछिए और वीडियो को शेयर कीजिए भाई, पहुंचाइए लोगों तक, और भी लोगों को फायदा। वैसा नहीं कि रिजल्ट आपको अकेले देना, बहुत लोगों को रिजल्ट देना, मैं सबको हेल्प करना चाहता हूँ, और आपसे कोई अच्छी बात तो ऐसी कुछ हो नहीं सकती है कि आप वीडियो को शेयर करें और फिर आपको हम शुक्रिया ना करें। आप देख रहे हैं कि हर एक वीडियो के कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ, तो कमेंट भी कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।